हेलो गाइस। आज का तो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, वो होने वाला है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि हम आज डिफाइन करने वाले हैं। फिर हम स्टडी करने वाले हैं इनकम टैक्स के अंडर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर आप कह लो कि जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लाइक दैट पर्सन कौन है, एसएससी कौन है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो इसके बारे में जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और समझिए इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियरली। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पर्सन कौन होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एक पर्सन ही जो है टैक्स पे करता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 231 ने जो पर्सन को डिफाइन किया हुआ है कि पर्सन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती है। तो एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, लाइक दैट मिसेज एडमिनिस्टर हो गया, ए हिंदू अनडॉइड फैमिली लाइक दैट मिस्टर शर्मा एंड सन्स, मिस्टर मित्तल एंड सन्स हो गया, एक कंपनी हो गई, एक फर्म हो गई, एक फर्म लाइक पार्टनरशिप फर्म हो गई, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो गई। ओके, ए लोकल अथॉरिटी हो गई लाइक म्यूनिसिपालिटी और हो गया जैसे म्यूनिसिपल कमेटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, फिर पंचायत हो गई। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये नेचुरल पर्सन नहीं होता, और अकॉर्डिंग टू ला ये एक जो है लीगल एंटिटी होती है और सेपरेट एंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र हो गई। तो ये था पर्सन जो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि ये क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूँ एसएससी कौन होता है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 27 ने जो है इसको डिफाइन किया है कि एसएससी कौन होता है। सिंपल सी वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, एन एसएससी इज ए पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे एनी सम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर कोई भी अमाउंट पे करने के लिए लाइबल है, वो होता है एसएससी। इसको आप कोल्ड कर सकते हो, टैक्स पेयर ही बोल सकते हो, और इसको आप हिंदी में करदाता ही बोल सकते हो कि वो कोई ना कोई अमाउंट जो है पे कर रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, जैसे वो कोई अमाउंट पे करने के लायबल है, वो अपनी इनकम पर टैक्स दे ही दे रहा है, साथ में अगर कोई उसका अदर सोर्स है इनकम का, जैसे कोई बिजनेस हो गया, फिर उसका कैपिटल गेन हो गया, तो उस पर जो है जो उसकी इनकम हो रही है वो भी जो प्रॉफिट रहा वो भी इनकम में इंक्लूड होगा, तो उस पर भी उसको टैक्स पे करने के लिए वो लायबल है। अब अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ एसएससी कितने होते हैं, कितना टाइप के एसएससी होते हैं, तो दो टाइप के एसएससी होते हैं, ए डीमिड एसएससी एंड एसएससी इन डिफॉल्ट। अगर मैं डीमिड एसएससी की बात करूँ कि डीमिड एसएससी होता कौन है, तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूँ, ए पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो टैक्स पे करने के लायबल है, वो तो एसएससी हो गया। ओके, डीमिड एसएससी की बात करूँ, साथ में वो किसी दूसरे बंदे का भी पे कर रहा है। ओके, सिंपल सी वर्ड में कि कोई ऐसा व्यक्ति साथ में अपना तो टैक्स पे कर ही कर रहा है, साथ में किसी दूसरे बंदे का टैक्स पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एजेंट हो गया, और मैनेजर हो गया, ट्रस्टी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। ओके, तो ये ऐसे बंदे हैं जो साथ में अपना टैक्स पे करते ही हैं, साथ में जो आप वहाँ वर्क करें किसी कंपनी में, तो उस कंपनी की जो इनकम हो रही है, प्रॉफिट रहा है, उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। ओके, एंड एसएससी इन डिफॉल्ट ये क्या होता है, तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज जो बता दूं कि कोई ऐसा व्यक्ति या फिर ये कह लो कि कोई पर्सन नया टैक्स पे कर रहा है जो कि टैक्स पे करने में फेल हो गया। फॉर एग्जांपल उसने अपनी इनकम ले ली बट उसने टैक्स पे नहीं किया, वो फेल हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी और उसने सैलरी देते टाइम ही टैक्स कट कर लिया, बट गवर्नमेंट को उसने टैक्स पे नहीं किया, तो फेल हो गया। ओके, टैक्स पे करने में फेल हो गया। तो ये तो दो टाइप की एसएससी। असेसमेंट ईयर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 29 ने जो इसको डिफाइन किया है असेसमेंट ईयर को, कि असेसमेंट ईयर होता क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में है पीरियड ऑफ 12 मंथ, एक 12 महीने का पीरियड है। ओके, जो कि होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर देखा जाए तो अपना जो ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेकर, ओके, और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को। लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो जो ईयर होता है स्टार्ट वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और इसको कोड किया जाता है असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2022 लगा हुआ है, ओके, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। ओके, तो एक 12 सिंपल सी लैंग्वेज है, 12 मंथ्स का पीरियड होता है।
और जो असेसमेंट ईयर है इसको इनकम टैक्स ईयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि असेसी जो है अपने प्रीवियस ईयर की जो उसने इनकम अर्न की है वो असेसमेंट ईयर में ही पे करता है। ओके, नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 के इनकम अर्नड इन ए ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। जिस साल आपने इनकम कमाई है, ओके, तो वो जो इनकम है आप नेक्स्ट ईयर पे करोगे, ना कि उसी साल। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 2021 से लेकर 2022 तक एक 12 मंथ का पीरियड हो गया और उसमें आपने इनकम गेन की है और उस इनकम पर आप 2021 से लेकर 2022 में टैक्स पे ना करके 2022 से लेकर 2023 तक का जो असेसमेंट ईयर होगा उसमें आप टैक्स पे करेंगे। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। ओके, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है वो प्रीवियस ईयर के नाम से जाना जाएगा। एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर में जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल होगी वो आपका कोल्ड किया जाएगा असेसमेंट ईयर के नाम से। ओके, तो कुछ जो है एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें हम जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं टैक्स को उसी ईयर में जिस ईयर में हम इनकम अर्न कर रहे हैं। जिसमें दिए हुए हैं कुछ, फॉर एग्जांपल जैसे शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स हो गया। ओके, मान के जैसे मैं आपको डिफाइन कर दूँ, किसी बंदरगाह पर कोई स्टॉक आया है तो जिस टाइम वो स्टॉक आया ना उसका टैक्स वहीं पर उसको पे करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा 7.5 के रेट से, 7.5% के रेट से जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, उस पर्सन की जो है इनकम पर टैक्स उसी ईयर लगेगा जिस साल उसने इनकम अर्न की है, जब कोई व्यक्ति जो है इंडिया को छोड़कर जा रहा है, फिर इंडिया से बाहर जा रहा है। फॉर एग्जांपल असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज। सिंपल सी लैंग्वेज है, जिस ईयर आपने इनकम अर्न की उसी ईयर अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो उसका एक एग्जांपल है कि कोई भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो बनाई गई एक स्पेशल पर्पज के लिए, एक इवेंट के लिए, तो उसका जो टैक्स पे होगा आपके उसी ईयर में पे होगा जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूँ कि कोई बंदा जो है अपने टैक्स को बचाने के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको भी उसी ईयर में जो टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूँ कि किस जो कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें जो है हम उसी ईयर जो है टैक्स पे करते हैं, तो एक होता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कि कोई बंदा अपने बिजनेस को क्लोज कर रहा है। अब क्लोज किस ईयर में कर रहा है, अब जो है वो वेट थोड़ी करेगा भाई इस ईयर में अपना बिजनेस क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करूँगा, नहीं। जिस ईयर वो अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है उसी ईयर जो उसकी इनकम हुई है उस पर उसको उसी ईयर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनकम क्या होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग। तो इनकम जो है ये कहा है कि इनकम जो वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकम टैक्स का, बट इनकम को डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नो प्रिसाइज डेफिनेशन, कि इसी को जो एक सेपरेट सी डेफिनेशन नहीं दी गई है कि होती क्या है, बट उन्होंने सिंपली वर्ड में जो है इसको डिफाइन किया है ज़रा सा, कि इसमें इनकम वही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, किस किस चीज़ से कौन कौन से सोर्स से आपको इनकम हो रही है ना, वो तो सोर्स है ना आपके जितने भी, वही आपकी इनकम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, फिर आपको फ़ायदा हो रहा है आपके बिजनेस से, आपके प्रोफेशन से। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है आपको एक पर्टिकुलर जॉब पर सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में, बोनस मिल गया आपको, कमीशन मिल गया, कैपिटल गेन्स हो गया आपका। तो ये हो गई इनकम, कि इनकम वही है कि आपके कितने सोर्स हैं अर्निंग के, जहाँ जहाँ से जिस सोर्स से आप आप अर्निंग कर रहे हो और वो अर्निंग जो वो सारी कोल्ड की जाएगी इनकम, और उस सभी सोर्स को मिलाकर आपकी अर्निंग हुई वो इनकम कोल्ड हो गई और उसी इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सैलरी बिल टैक्स पे करोगे। ओके, अब आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, तो
सिंपल सी लैंग्वेज है। द इनकम ऑफ पर्सन इज कंप्यूटेड अंडर द फॉलोइंग 5 हेड कि एक बंदा है उसकी जो इनकम है ना, या फिर आप कह लो कि उसकी यानी कि 5 सोर्स होते हैं जो डिफाइन किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो वो 5 पॉइंट तो होते हैं, जैसे सैलरीज हो गई फर्स्ट, तो कि कोई पर्टिकुलर जॉब में जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे बदले में आपको सैलरी मिल रही है, वो आपकी इनकम हो गई। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपने जो है 2 साल पहले वो मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 20 लाख की, और आज आपने 2 साल बाद जो उसको 22 लाख की सेल कर दिया, तो 2 लाख रुपये बचे ना आपके, वो आपका इनकम हो गई उस। ओके। थर्ड जो है प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको बिजनेस में या फिर आपको कोई प्रोफेशन है तो उससे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है फिर गेन हो रहा है, वो आपकी इनकम हो गई। नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड सेल किया है, उस गोल्ड पर जो आपकी इनकम हुई वो कैपिटल गेन्स हो गया। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा जैसे फॉर एग्जांपल आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, जुए से जो आपकी इनकम हो रही है ना या फिर आपकी अर्निंग हो रही है वो आपका इनकम में आएगी। ओके। तो ये था जो ग्रोस टोटल इनकम था। और ग्रोस टोटल इनकम में 5 हेड्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 5 हेड्स हो गए। इन 5 हेड से जो आप अर्निंग कर रहे हो वो इनकम में इंक्लूड होगी। और ग्रोस टोटल इनकम क्यों कहा गया है इसको, तो 80C और 80D जो आपका सेक्शन होता है उसके अंदर आपको जो है डिस्काउंट मिलता है, फिर आपको कुछ छूट मिलती है आपको, वो माइनस करके आप उसके अंडर जितना डिफाइन किया गया है आपकी जितनी इनकम बचते हैं ना उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ओके। बट ग्रोस टोटल इनकम में जो आपको पहले जो है जो माइनस नहीं करनी है 80C और 80D में जो डिफाइन किया गया माइनस नहीं करना है। माइनस करने से पहले जो आपका टोटल बनता है ना इन 5 हेड्स को मिलाकर इनकम जितनी हुई है आपकी वो आता है आपका ग्रोस टोटल इनकम में। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल इनकम क्या होती है तो सेक्शन 245 ने इसको डिफाइन किया है। टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 80U फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम। मुझे वही बात आ गई कि टोटल इनकम क्या है, कि टोटल इनकम का मतलब वो है कि जो 80C और 80U सेक्शन है उसमें जितनी रेट डिफाइन की गई है कि इस रेट तक को आपको छूट मिलेगी आपके टैक्स पर, वो टैक्स वो जो छूट है वो माइनस करके आपकी जितनी इनकम बचती है ना, ओके, वो आपकी टोटल इनकम है। पहले तो आपकी इनकम थी ग्रोस टोटल इनकम, यानी जितनी टोटल आपकी इनकम हुई वो ग्रोस टोटल इनकम हो गई। फिर उसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम में से आपने माइनस कर दिया 80C और 80U जो सेक्शन है उस पर जितना आपको डिस्काउंट मिला हुआ था वो माइनस कर दिया आपने। वो माइनस करने के बाद जितना आपका अमाउंट बचता है वो आपका आ गया टोटल इनकम। ओके। आई होप कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो ग्रोस टोटल इनकम में और टोटल इनकम में, आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ कैजुअल इनकम क्या होती है, तो कैजुअल इनकम इज ए नॉन रिक्यूरिंग इनकम दैट इज नॉन लाइकली टू क्यूर अगेन इन ए ईयर। एक ऐसी इनकम है जो कि ईयर में एक ही बार जो है एक्यूर होगी, दोबारा जो है वो एक्यूर नहीं हो सकती, फिर दोबारा जनरेट नहीं हो सकती। एक ऐसी इनकम है। इट इज़ एन इनकम विच इज अर्नड बाई चांस। एक ऐसी इनकम जो कि लक बाई चांस जो है आपको अर्न होगी। ओके। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं लूँ तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, आपकी कोई लॉटरी लग गई, ऐसा तो नहीं है भाई साल में आपकी 3-4 लॉटरी लगती रहती है, वो लक की बात होती है, चांस की बात होती है। ईयर में आपकी एक बार लॉटरी लग गई। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम क्रॉसवर्ड पजल्स जो आप उसमें जीत गए, आपकी कैजुअल इनकम हो गई। ओके। तो ये ऐसी इनकम है जो लक बाई चांस जो आप अर्न करते हो वो कैजुअल इनकम में होल्ड होगी। विनिंग फ्रॉम रेसिस किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक हॉर्स की रेसिस जो होगी वो भी इसमें इंक्लूड होगी। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, जो गेम होते हैं कार्ड गेम हो गए उनसे आप जो इनकम हो रही है आपकी, या फिर आप गेम जीत गए उससे आपकी इनकम हो रही है वो कैजुअल इनकम हो गई। ओके। विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, जो में आप जो है इनकम अर्न कर रहे हो। कैपिटल गेन्स हो गया। कैपिटल गेन्स ऐसा तो नहीं भाई आपने आज प्रॉपर्टी खरीदी कल बेच दी, कल फिर से प्रॉपर्टी खरीदी परसों फिर बेच दी, नहीं ना। कैपिटल गेन वो तो आपका बिजनेस हो गया, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका बिजनेस में आएगा वो।
ओके, बट कैपिटल गेन में आप डिफाइन किया गया है कि आपने 2 साल पहले कोई 2 साल पहले मान लो गोल्ड लिया, वो आपने सेल कर दिया, वो कैपिटल गेन में आएगा। ओके, बट अगर आप उसकी रेगुलर परचेज और सेल कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस हो जाएगा। ओके, एक गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, कोई रिलेटिव्स है उसने आपको अब 50,000 जो है प्राइस का जो है गिफ्ट दिया, वो भी आपकी कैजुअल इनकम हो गई। ऐसा तो नहीं है अभी आपके रिलेटिव बांटते हैं और महीने महीने में आपको 50,000 से ऊपर गिफ्ट प्रोवाइड करके चले जाते हैं, नहीं ना। नेक्स्ट हो गया बोनस, आपको कंपनी से बोनस मिल रहा है, आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए भी मिल सकता है। ओके, तो ये सभी जो होते हैं ये कैजुअल इनकम में आएंगे। तो आई होप कि आपको सभी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। थोड़ी सी ज़रा सा कॉन्सेप्ट और रहता है, मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी इनकम है, इनकम पर जो टैक्स लगता है वो जो है वो टैक्स लगता है एक्यूरल बेसिस पर भी लग सकता है और रिसिप्ट बेसिस पर भी लग सकता है। मैं आपको समझा दूँ, रिसिप्ट बेसिस वो होता है जैसे आपने इनकम अर्न की अभी और आपको साथ में जो है इनकम भी मिल रही है। ओके, और एक्यूरल बेसिस वो हो गया कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है इनकम मैंने जो काम तो कर दिया, ओके, मेरी इनकम राइज हो गई बट मुझे वो मिली नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 12 मंथ का तो पीरियड होता है ना असेसमेंट ही, उसका एग्जांपल मैं अगर आपको लेकर बताऊं, मैंने जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वर्क किया बट मुझे इनकम मिली सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक की। और मैंने जो जनवरी फरवरी मार्च उन 3 महीनों में भी वर्क किया है, उनकी इनकम मुझे अभी तक मिली नहीं, बट मैंने वर्क किया तो मेरी इनकम जनरेट हो गई। ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे मिलेगी नहीं, मिलेगी कभी ना कभी तो मिलेगी। तो वो हो गया एक्यूरल बेसिस। तो एक्यूरल बेसिस हो या रिसिप्ट बेसिस हो, दोनों बेसिस पर ही आपको इनकम टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको इजीली जो है क्लियर हो गए होंगे। मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो ना फ्रेंड्स, कमेंट्स जरूर करना, बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखकर वो भी थोड़ी सी नॉलेज गेन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।